नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिटर टेट की थ्योरी। चैनल में आप लोग जो भी चैनल में जुड़ा हुआ है वो देख पा रहा होगा। फिटर की क्लासेस चल रही हैं, फिटर के 2 बैच चल रहे हैं। फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकेंड ईयर 2 बैच चल रहा है। ठीक, फिटर फर्स्ट ईयर में आपका एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है। उसका हम क्या करवा रहे हैं, MCQs करवा रहे हैं। MCQs की भी एक वीडियो हो चुकी है जिसमें मैं लगभग 30% आप लोगों को करवा दिया हूँ। आज उसके आगे मैं आप लोगों को उसके MCQs करवाऊँगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है और टोटल 31वां प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले मैं इसके पहले वाली वीडियो में 30 प्रश्न आप लोगों को करवा दिया था। फर्स्ट चैप्टर का MCQs है ये। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी करंट की धारा बहुत ही कम हो तो व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका कौन सा सही करेक्ट आंसर होगा, वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा, कि संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी, कि ऑप्शन नंबर सी अपना होश खो देगा, कि त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। ठीक है, तो क्या होता है, जब ज़्यादा धारा की करंट की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमको क्या होता है, हम संतुलन खो देंगे और गिरेंगे, और ज़्यादा होगी तो हम बेहोश हो जाएंगे। लेकिन जब धारा की मात्रा बहुत कम होती है तो क्या होता है, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संपर्क स्थान यानी यहाँ पर हमको करंट टच हुआ है, वहाँ पर हम क्या होगी, मामूली सी जलन होगी। ठीक है, फिर है हमारा अगला, चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा कार्यखंड पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी जब आपकी मशीन चल रही है तो हमको किसके द्वारा नट या बोल्ट उसमें नहीं चढ़ाना है, नहीं टाइट करना है या नहीं ढीला करना है, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला है आपके स्पैनर के द्वारा, दूसरा है पाइप रिंच के द्वारा, सी नंबर बोल रहा है ए और बी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, कि जब मशीन चल रही है तो ना हमें स्पैनर के द्वारा नट चढ़ाना है ना पाइप रिंच के द्वारा नट चढ़ाना है। ठीक है, हमको मशीन बंद करने के बाद ही उसमें नट चढ़ाना या निकालना है। ठीक है, फिर है हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में निम्न में कौन सी वस्तुएं सम्मिलित हैं। मैं आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया हूँ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या हैं, कारखंड सुरक्षा क्या होती है, ठीक है, और टूल से उपकरण की सुरक्षा क्या होती है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ाया गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, MCQ। तो यहाँ पर पूछा गया है व्यक्तिगत सुरक्षा में कौन सा उपकरण आपका आता है। व्यक्तिगत सुरक्षा में आपका काला चश्मा भी आता है और कपड़े भी आते हैं। ठीक है, और हेलमेट भी आता है, यानी तीनों आ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, क्योंकि क्या है, इसमें काला चश्मा भी आएगा, कपड़े भी आएंगे, हेलमेट भी आएंगे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फिर है अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो अवधारणा होती है उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, अपव्यय को कम करने हेतु उत्पादकता को बढ़ाना, अपव्यय को कम करना, अपव्यय एवं समय की बचत करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा, अपव्यय को कम करते हुए, यानी जो फालतू खर्च हो रहे हैं उनको कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना है। ठीक है, फिर 5S का तात्पर्य क्या है, पूरा मैं इसको चैप्टर में पढ़ाया हूँ। 5S क्या है, 5S कहाँ से लाया गया है, 5S का क्या मतलब होता है, ये सब मैं आप लोगों को चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ। यहाँ पर केवल MCQs है, इसलिए ज़्यादा डिटेल से नहीं जाऊँगा। ठीक है, आपको याद रखना है 5S के पूरे 5S क्या होता है, और इसका हिंदी भी पता करना है, याद रखना है, इंग्लिश भी याद रखना है, और जापानी शब्द जो होता है उसको भी याद रखना है। यहाँ पर ये देखिए आपको जापानी शब्द भी दिया गया है कि 5S का मतलब क्या होगा। तो इसमें क्या हो सकता है आपका, शॉर्ट सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक नहीं होता, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। फिर शॉर्ट सीक्वेंस सेग्रेशन, ये सेग्रेशन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी भी गलत होगा। शॉर्ट से सिस्टमेटिक यहाँ पे फिर से आ गया, और सिस्टमेटिक नहीं होता, यानी गलत होगा। और हमारा ऑप्शन नंबर बचा बी, जो कि सही होगा, शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। ठीक है, फिर है हमारा प्रश्न नंबर 6। ये देखिए 5S से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके प्रश्न में किसी भी एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा 5S संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है, स्तंभ पूछा नहीं गया है, स्तंभ नहीं है के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसमें शॉर्ट हाँ हो गई तो आधारभूत स्तंभ है, शॉर्ट इन टाइम, सेट इन ऑर्डर, साइन। ठीक है, तो सेट इन ऑर्डर भी होता है, साइन भी होता है, लेकिन सेट इन टाइम नहीं होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सेट इन टाइम हमारा 5S का आधारभूत स्तंभ नहीं है। फिर
5S सिस्टम का लाभ क्या है, 5S जो सिस्टम बना है ताकि उसका लाभ क्या है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसका लाभ क्या है, स्वच्छता को बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन दर बढ़ाना कि उत्पादन दर बनाए रखना। तो 5S सिस्टम को जो मुख्य लाभ है वो क्या है, उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्पादकता को बढ़ाना, उत्पादन नहीं बढ़ाना। ध्यान देना, उत्पादन उत्पादकता में थोड़ा सा अंतर है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, उत्पादकता बढ़ाना, ना कि उत्पादन। ठीक है, फिर हमारा प्रश्न नंबर 38, 5S प्रक्रियाओं के मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं। 5S की जो प्रक्रियाएं हैं उनके स्टैंडर्डाइजेशन में कौन से उपकरण यूज होते हैं, इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें कौन सा होगा, कार्यप्रणाली, समय प्रबंधन, दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है ए और बी दोनों, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं, कार्यप्रणाली भी है और समय प्रबंधन भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39, 5S अवधारणा का मुख्य लाभ क्या है। यहाँ पे फिर से पूछा गया है दूसरे शब्दों में कि 5S अवधारणा जो है उसका लाभ क्या है। ठीक, तो अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं, ये भी है। ठीक है, अनावश्यक वस्तुएं कार्यशाला से हट जाती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर है प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का है। इसमें से 5 शब्द लिखे हुए हैं और पूछा गया है 5S संकल्पना का कौन सा शब्द है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, न सेट है, न शार्ट है, न आपका स्टैंडर्डाइजेशन है, कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका अलग ही वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपका पहला है सिंप्लीफाइंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेटिस्फेक्शन। आप लोग देख के आपको लोगों को पता चल रहा होगा 5S का इसमें कोई भी वर्ड नहीं है, लेकिन आप गलत है। एक्चुअली होता क्या है, 5S के हम जापानी वर्ड याद कर लिए, उसे इंग्लिश वर्ड याद कर लिए, लेकिन उसका हम क्या नहीं याद किए, उसका अर्थ नहीं याद किए। ठीक है, हमको हर चीज़ देखना है, जापानी वर्ड भी याद करना है, उसका इंग्लिश भी याद करना है और उसका मीन्स भी हमको समझना है। ठीक है, यहाँ मीन्स से रिलेटेड यानी मतलब से रिलेटेड पूछा गया है, तो हमारा कौन सा हो सकता है इसमें, सिंप्लीफाइंग। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, सिंप्लीफाइंग 5S में के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर है हमारा प्रश्न नंबर 41, विभागीय भ्रमण 5S संकल्पना के किस स्तंभ के अंतर्गत आता है। यानी जो विभागीय भ्रमण है तो 5S संकल्पना में 5 संकल्पना है, तो किसके अंतर्गत आता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपका पहला है आपका स्टैंडर्डाइज, साइन, सस्टेन की सेटिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें जो है हमारा किस में आता है, ये विभागीय भ्रमण जो होता है तो ऑप्शन नंबर सी यानी सस्टेन में आता है। ठीक है, वहाँ आपको मैं जब थ्योरी पढ़ाया वहाँ पर आप लोगों को मैं इसके बारे में डिटेल से बताया हूँ। फिर प्रश्न नंबर हमारा अगला है, कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्य तथा समान रूप से किसके कारण होती है। ठीक है, कार्यशाला में जो विद्युत शक्ति की विफलता है, फॉल्ट होना किसके कारण होती है, विद्युत शक्ति ना होना किसके कारण होती है, स्थिति, कारण, आपातकालीन स्थिति की प्रक्रम। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, आपातकालीन स्थिति के कारण। फिर है आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है, इमरजेंसी की कौन सी कंडीशन नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक, आग पकड़ना, आग यदि पकड़ेगी तो क्या होगी, हमारी इमरजेंसी होगी, आपातकाल ही होगा। ठीक है, क्योंकि उससे खतरा है। फिर शक्ति विफलता, प्रणाली विफलता और कारीगर विफलता। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, फैक्ट्री में, कंपनी में आग पकड़ना, शक्ति विफलता और प्रणाली विफलता किस में आती है, आपातकालीन में आती है, लेकिन कारीगर की विफलता फैक्ट्री किसमें, आपातकालीन में नहीं आती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर होगा डी करेक्ट आंसर होगा। फिर है कार्यशाला में कारखाना अधिनियम लागू कब हुआ। बहुत सारे अधिनियम हुए, जिसमें 4-5 अधिनियम आपको इंपॉर्टेंट अधिनियम याद रखने हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ और इसके आगे भी अगले क्लास में मैं कुछ अधिनियम के बारे में, कुछ और 2-3 टॉपिक हैं जो छूट गए हैं, उसके बारे में आप लोगों को मैं अगले क्लास में बता दूंगा। जैसे आपका अधिनियम हो गया, डस्टबिन हो गया, और आग के बारे में थोड़ा बहुत हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो कार्यशाला में कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ, आप लोग याद कर लीजिएगा, 1 अप्रैल सन 1949 को कारखाना अधिनियम लागू हुआ है। फिर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम
जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम होता है वो किसके ऊपर लागू होता है, आपको डेट भी पूछ सकता है, डेट के अलावा किसके ऊपर लागू होता है, यानी किसको उससे लाभ मिलेगा, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो 25 या मासिक वेतन वाले कर्मचारियों पर लागू होता है बिल्कुल। ऐसे कारखाने जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों वहाँ पर भी लागू होता है। ठीक है, ऐसे कर्मचारी जो दुकानों, होटलों आदि में कार्यरत हों उनके ऊपर भी ये अधिनियम लागू होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। राज्य बीमा अधिनियम इन तीनों पर लागू होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। फिर प्रभावी हाउसकीपिंग से हमें क्या मिलता है, हाउसकीपिंग क्या है, साफ सफाई। हाउसकीपिंग क्या होती है, साफ सफाई। तो हमें पूछा गया है प्रभावी हाउसकीपिंग से क्या मिलता है हमें, तो प्रभावी हाउसकीपिंग से हमको क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। फिर कर्मचारियों का मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है, जहाँ साफ सफाई रहेगी तो आपका वही काम करने का मन करेगा, यानी मनोबल में वृद्धि हो रही है। दुर्घटनाओं में भी कमी आती है, तेल भर्स वगैरह हमारा साफ रहेगा, फिसलन नहीं रहेगी, हम स्लिप नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं, यानी दुर्घटना से बचे रहेंगे। तो क्या होगा, दुर्घटनाओं में कमी हो रही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। हाउसकीपिंग से इन तीनों चीज़ों का फायदा होता है। फिर है हमारा हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है, हार्ड मीन्स होता है गर्म, हार्ड वर्क में सम्मिलित है। ठीक, यानी ऐसे काम जिसमें गर्म शब्द का गर्म क्या हो, वो चीज़ क्या हो जा रही है, गर्म हो रही हो, गर्म से संबंधित हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, वेल्डिंग कार्य, जब हम वेल्डिंग करते हैं, जिसमें हम वेल्डिंग करते हैं क्या हो, पार्ट क्या होता है, गर्म हो जाता है, ये तो क्या होगा, हार्ड वर्क में होगा। फिर कटिंग का, जब हम कटिंग करते हैं तो भी वो जो जाब है जिसको हम कटिंग कर रहे हैं वो भी गर्म हो जाता है। आप लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे, यदि हम हेक्सा से यानी हाथ द्वारा, जब हेक्सा के द्वारा कटिंग करते हैं, हेक्सा ब्लेड से कटिंग करते हैं तो भी जाब कुछ न कुछ गर्म हो जाता है, और गर्म को बचाने के लिए हम कूलेंट का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी वेल्डिंग के समय और कटिंग के समय दोनों समय क्या होता है, जाब गर्म हो जाता है। तो हार्ड वर्क में वेल्डिंग भी आएगा और कटिंग भी आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। फिर सीमित कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। जो सीमित कार्य क्षेत्र होता है उसमें कौन सा काम सम्मिलित नहीं है, इसमें पाइपलाइन कार्य होता है, सीमित क्षेत्र में होता है। हाउसकीपिंग कार्य, बॉयलर कार्य और डक्ट कार्य। बॉयलर कार्य और डक्ट कार्य क्या होता है, सीमित क्षेत्र में ही होता है, लेकिन हाउसकीपिंग कार्य हर एक क्षेत्र में होता है, इसका कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मटेरियल हैंडलिंग उपकरण नहीं है, यानी इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मटेरियल हैंडलिंग उपकरण नहीं है, यानी इसका मतलब हुआ ऐसा कौन सा उपकरण है जो मटेरियल को उठाता नहीं है, मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए उपयोग नहीं होता। ठीक है, इसमें कन्वेयर का होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कन्वेयर होती है, चेन होती है, जिसके थ्रू हम सामान को इधर से उधर ले जाते हैं। फिर हमारी क्रेन भी होगी, आप लोग सभी देखे होंगे, क्रेन क्या करती है, सामान उठाने के ही काम करती है। फिर औद्योगिक जो ट्रक होते हैं, ट्रक जैसे होते हैं, ट्रक भी क्या करते हैं, सामान को इधर से उधर ले जाते हैं, यानी तीनों क्या हो गए, मटेरियल हैंडलिंग हो गए, मटेरियल को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उठा रहे हैं, या तो एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। फिर हमें प्रश्न नंबर 50 यूनिट लोड फॉर्मेशन उपकरण का उपयोग किया जाता है। यूनिट लोड जो फॉर्मेशन है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका सभी लोग जानते होंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, मटेरियल को सीमाबद्ध करने हैं। ठीक है, फिर है इंचामन, निम्न में से कौन सी एक व्यक्तिगत सुरक्षा है। ठीक, सुरक्षा बहुत तरह की होती है, आप लोगों को बताया है, व्यक्तिगत सुरक्षा, उपकरण सुरक्षा और कार्यखंड की सुरक्षा, तरह तरह की सुरक्षा है। इसमें पूछा गया है व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी, सुरक्षा तो सब है लेकिन व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है, इसके बारे में पूछा गया है। तो मशीन को साफ करना बिल्कुल नहीं, अपने काम पर ध्यान देना, गैंगवे तथा फर्श को साफ रखना, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना, इसमें आपका होगा अपने काम पर ध्यान देना करेक्ट आंसर होगा। जब अपने काम पर हम ध्यान देंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में पूछा गया, यानी खुद की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब खुद की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा क्या है, अपने काम पर ध्यान देना। फिर है ज्वलनशील द्रवीय ठोस को स्पेस में वर्गीकृत किया जाता है, यानी जो ज्वलनशील द्रवीय ठोस मतलब क्या हुआ, ऐसे द्रव जो ज्वलनशील हो, यानी जल्दी से आग पकड़ लेते हो, उनको किस में रखा गया है, उनको श्रेणी बी में रखा गया है। ज्वलनशील द्रवीय में कौन सा आएगा, डीजल आएगा, आपका पेट्रोल आएगा, क्या है, द्रवीय ज्वलनशील चीज़ें हैं, तो किस में आती हैं, श्रेणी बी में आती हैं।
फिर तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है, जो हम तुरंत, यदि कोई व्यक्ति चोटिल हो गया है, घायल हो गया है, बेहोश हो गया है, कुछ भी है, तो जो उसको तुरंत हम उपचार देते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। यही पूछा गया है, तत्काल जीवन रक्षक क्या है? प्राथमिक चिकित्सा है। ठीक है। फिर है प्लास्टिक कचरा के लिए प्रयुक्त बिन का कलर कोड क्या है? इसमें पूछा गया है जो प्लास्टिक का जो कचरा है, जो हमारे काम के दौरान कचरा निकला है, यदि वो प्लास्टिक का है तो उसको हम कहाँ फेंकेंगे? फेंकेंगे मतलब किस डस्टबिन में उसको डालेंगे? डस्टबिन होती है, जहाँ आप करेंगे वहाँ पे बहुत सारी बिन रखी होती है, डब्बे रखे होते हैं, तो हम किस कलर के डस्टबिन में, किस कलर के बिन में इसको डालेंगे? उस बिन का जो कलर है तो कैसा होगा? ठीक है। तो प्लास्टिक के लिए कौन सा कलर होता है? प्लास्टिक के लिए कलर होता है पीला। प्लास्टिक के लिए पीला होता है। लाल किसके लिए होता है? लाल होता है धातु के लिए। ठीक है। जो खराब धातुएं हैं उसको फेंकेंगे हम लाल कलर वाले डिब्बे में। नीले में कौन सा फेंकते हैं? नीले में कागज। नीले में क्या फेंकते हैं? कागज। ठीक है। कागज वगैरह जो हो गया, खराब कागज हम किस में फेंकेंगे? नीले में। हरे में क्या फेंकते हैं? कांच। कांच के जो टुकड़े हैं उसको कहाँ फेंकते हैं? हरे में। और पीले में क्या है? प्लास्टिक। ठीक है। पीले में प्लास्टिक फेंका जाता है। इसके बारे में शायद मैं चैप्टर में नहीं बता पाया हूँ, तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को डाल दूंगा इसका। फिर है लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगने वाली आग को किस कैटेगरी में रखा गया है? किस श्रेणी में रखा गया है? सभी लोग जानते होंगे, ये तो पहली श्रेणी है। यदि कागज में है आग लगी है, कपड़े में आग लगी है, तो किस में जाएगी? वो श्रेणी नंबर 1 में जाएगी। ठीक है। श्रेणी ए में जाएगी। फिर निम्न में से कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? ठीक, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, लिखा हुआ है यांत्रिक और व्यवसायिक, दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। यांत्रिक मतलब जो चलती फिरती रहती हैं वो क्या कहलाती है? यांत्रिक कहलाती है। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल रूप से जो चल रही है वो क्या है? यांत्रिक है। व्यवसायिक यानी जो फैक्ट्रियों में होता है। खतरों के अंतर्गत आता है शोर यांत्रिक में नहीं आता। ठीक है। शोर चलता फिरता नहीं है, शोर चलता फिरती चीज़ नहीं है। विषैला भी चलती फिरती चीज़ नहीं है। अकुशल, ये भी क्या है? ये भी यांत्रिक चीज़ नहीं है। और अनगार्डेड मशीनरी, जो मशीन है क्या होती है? चलती रहती है। और अनगार्डेड है यानी उसमें क्या है? गार्ड जो नहीं लगा हुआ, सेफ्टी गार्ड नहीं लगे हुए हैं, तो क्या कहलाएगी? अनगार्डेड मशीनरी। मशीन हमारी चल रही है तो क्या हुई? यांत्रिक हुई। तो उसके द्वारा उत्पन्न खतरा क्या हुआ? यांत्रिक खतरा हुआ। ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। निम्न में से कौन सा यांत्रिक व्यवसाय खतरों के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर डी, अनगार्डेड मशीनरी। फिर हमारा घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को किस प्रकार रोका जा सकता है? यदि किसी व्यक्ति का खून बह रहा है, ज़्यादा खून बह रहा है या थोड़ा बह रहा है, तो उसको हम कैसे रोकेंगे? तो उसके लिए है पट्टी बांधकर, मरहम लगाकर, घाव में टिंचर लगाकर कि घाव पे दाब लगाकर। चारों विधि हैं रोकने की, लेकिन यदि चारों में से एक को पूछा गया है तो हम कौन सा लेंगे? ऑप्शन नंबर डी, घाव पर दाब लगाकर, क्योंकि सबसे पहला काम हमको यही करना पड़ता है। घाव में प्रेशर बनाना पड़ता है, घाव में दबाव लगाना पड़ता है ताकि उसका ब्लड रुक जाए। जब ब्लड रुक जाता है तब हमारा काम अगला होता है टिंचर लगाना, मरहम लगाना और पट्टी बांधना। ठीक। फिर एक चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब पूछा गया है नीचे प्रदर्शित चिन्ह का नाम क्या है? ये चिन्ह आपको क्या शो कर रहा है? कि आगे स्कूल है, कि संरक्षित है, अनगार्डेड है, कि पैदल चलने वालों का मार्ग है। सब लोग देख के जान जाएंगे ये वार्निंग चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह है। और यहाँ पर ये आदमी क्या है? फुटपाथ में चल रहा है। ये जेब्रा क्रॉसिंग है। वाइट ब्लैक, सफ़ेद काली क्या होती है? जेब्रा क्रॉसिंग होती है। ये जेब्रा क्रॉसिंग में चल रहा है यानी पैदल चलने वालों का मार्ग है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर है आग लगने के 3 कारक कौन कौन से हैं? आग लगने के लिए मुख्य रूप से कौन सी 3 चीज़ें चाहिए, इसके बारे में पूछा गया है। तो आग लगने के लिए दोस्तों ईंधन चाहिए, ऊष्मा चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। ईंधन यानी कि जिसमें आग लगी है, ईंधन आपका क्या हो सकता है? पेट्रोल, डीजल, कागज़, कपड़ा, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा क्या चाहिए? ऊष्मा। उसमें हमको टेम्परेचर उसको गर्म करना पड़ेगा। जैसे आप लोग घर में गैस भी जलाते हैं तो गैस अपने आप नहीं जलती, उसको हम लाइटर से जलाते हैं, यानी लाइटर से क्या देते हैं? उसको हम ऊष्मा देते हैं तब वो जलती है। फिर है हमारा ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं जलती। हर चीज़ को जलने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिलती है? वायुमंडल से मिल जाती है। ठीक है। तो जरूरी कारक कौन कौन से हैं? ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। फिर है गोल्डन आवर्स की अवधि को कहा जाता है। गोल्डन आवर्स की अवधि किसको कहा जाता है? तो गोल्डन आवर्स मतलब होता है सुनहरा। गोल्डन मीन सुनहरा आवर, घंटा, यानी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम किसको बोला जाता है? तो घटना के बाद 30 मिनट, घटना के बाद
ऑप्शन नंबर ए, घटना के बाद 30 मिनट, घटना के तुरंत बाद के 30 मिनट, घटना जैसे हो उससे लेकर 30 मिनट तक की जो टाइम है उसको बोला जाता है गोल्डन आवर। ठीक है, जैसे ही घटना हो जाए उसके बाद से 30 मिनट तक की टाइम होती है गोल्डन आवर। फिर है हमारा कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का सबसे पहला उपाय क्या है? सुरक्षा उपकरण पहनना, चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, अत्यधिक कुशल कार्य करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। इसमें से आपका होगा सुरक्षा सावधानियों का पालन करना सबसे पहला उपाय है। तो सभी उपाय ठीक है, लेकिन ये सबसे पहला उपाय के बारे में पूछा गया है तो हमको सबसे पहला उपाय सुरक्षा सावधानियों को अपनाना चाहिए। ठीक है, फिर अपशिष्ट कागज सेग्रेगेशन के लिए बिन्स का कलर कोड क्या है? ये लीजिए, आपसे प्रश्न ही पूछ लिया, कागज़ के लिए कौन सा बिन, खराब कागज़ है उसको हमको फेंकना है तो किस कलर के बिन में फेंकेंगे, किस कलर के डिब्बे में फेंकेंगे, तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए? नीला होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। लाल होता है धातु के लिए, काला होता है हमारे बचे हुए खाने के लिए। ठीक है, बचे हुए खाना जो होता है भोजन, बचे हुए भोजन के लिए भोजन। ठीक है, और हरा तो कांच के लिए होता है, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। फिर ये साइन आपको दी गई है, पूछा गया है कैसी साइन है? ये पुलिस का सिग्नल है कि सावधानी का है, अनिवार्य है कि सूचना का संकेत है? ये क्या है? सूचना दे रही है। क्या दे रहा है? सूचना दे रहा है कि ये पेट्रोल पंप इधर है। ये देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है, यहाँ पर एरो बना हुआ है, इसका मतलब है कि पेट्रोल पंप इधर है। और ये दूसरा साइन दिया हुआ है, ये रास्ता बनी हुई है, एक रास्ता ये हो गई, एक रास्ता ये हो गई, एक रास्ता ये हो गई। ये क्या बता रहा है? यहाँ से आगे 3 वे है, क्या है? तिराहा है, 3 रास्ते हैं। ठीक है, तो हमको क्या दे रहे हैं? सूचना दे रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आएगी? सूचना के अंतर्गत आएगी। ठीक है, सूचना का संकेत। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक चिकित्सक ABC में ए का क्या प्रदर्शित करता है? इसको मैं आप लोगों को बता दिया हूँ ABC क्या है। इस ABC में ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है? ए होता है हमारा एयर, बी होता है ब्रीथ यानी सांस, ए मतलब एयर मतलब हवा, बी मतलब ब्रीथ यानी सांस, और सी मतलब होता है CPR यानी उसको यदि उसकी सांसें नहीं चल रही है, उसकी धड़कन में रुकावट है, उसको CPR एक मेथड होता है, उसको दिया जाता है। तो सी क्या है? हमारा CPR है। ठीक है, चित्रित श्वास देने की एक विधि है। तो हमारा ए क्या प्रदर्शित करता है? एयरवे। ठीक है, फिर है हमारा लास्ट ये 65 क्वेश्चन नंबर, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है? जैविक कंपाउंड, ठीक है, जो मटेरियल है अपशिष्ट पदार्थ है उसको जैविक कंपाउंड के रूप में तोड़ना। ठीक है, जैविक चीज़ों के रूप में तोड़ना जो खाद का काम करे, जो फसलों में हम डालते हैं उसे क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं। तो खाद का काम करे वो क्या हो सकता है? वो हमारा होगा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग एक मेथड है जो जैविक मटेरियल को क्या करते हैं? जैविक कंपाउंड में तोड़ती है। ठीक है, कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया है जो जैविक कंपाउंड में तोड़ती है किसको? मटेरियल को, अपशिष्ट चीज़ों को। या कंपोस्टिंग से द्वारा हमको क्या मिलता है? खाद मिलती है फसलों के यूज के लिए। ठीक है, तो आज ये 65 प्रश्न हो गए। आज 35 प्रश्न मैं आप लोगों को करा दिया, टोटल 65 प्रश्न हो गए। कल की वीडियो में मैं और सारे MCQs लेके आऊँगा। मैं चाहता हूँ इस चैप्टर से कोई भी आपका MCQs ना छूटे। ठीक है, जितने भी MCQs बन सकते हैं सभी की मैं कोशिश करूँगा आपके सामने लाने की, और उसी पैटर्न में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ITI, चाहे आपका ITI एग्जाम हो और चाहे कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, सब इसी पैटर्न में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जहाँ पर ना समझ में आए आप लोग कमेंट करिए, वहाँ पे मैं दोबारा समझाऊंगा। इसके अलावा क्लास के से रिलेटेड आप लोगों को कोई और भी दिक्कत है उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, जो भी फिटर टेट का स्टूडेंट नहीं है, दूसरे टेट का है, जैसे इलेक्ट्रीशियन का है, इस चैनल में आपको इलेक्ट्रीशियन की भी मिल रही क्लासेस, वो भी 2 बैच में, एक फर्स्ट ईयर एक सेकंड ईयर, और फिटर की भी 2 क्लासेस मिल रही है, फिटर फर्स्ट ईयर एंड फिटर सेकंड ईयर, चैप्टर वाइज एंड MCQ अलग से। इसके अलावा आपको बिल्डर की क्लास मिल रही है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, आपके ट्रेड से संबंधित जो भी और सब्जेक्ट है, जैसे आपका ये कैलकुलेशन साइंस होगी और एम्प्लॉयबिलिटी और इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसकी भी क्लासेस कुछ ही समय में चालू कर दी जाएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।